अब नेक्स्ट राइटिंग हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक एंड फेट। द DPPP4 इनहिबिटर्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुंह के तरीके में दवाई ली गई, उसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसी वजह से इंटेस्टाइन से आराम से खून में चली जाती है, ठीक है, और स्टमक एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मुंह के जरिए लेते हैं क्योंकि स्टमक एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। आगे लिखा हुआ है फूड डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड इज डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं अगर इसको खाने के पहले लें, यानी कि खाने के साथ लें मतलब, या फिर इसको खाली पेट लें, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दवाई की खास बात क्या है कि स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ठीक है, और इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, तो अब इस चीज़ को ज़रा फॉलो करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर आप खाली पेट लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टमक में कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो फ़ौरन से चली जाएगी इंटेस्टाइन में, यानी कि जो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम है वही एब्जॉर्प्शन टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाने के साथ लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम थोड़ा डिले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 30 मिनट में खून में पहुंचनी थी, तो अब पहुंचेगी 45 मिनट्स के बाद। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो स्टमक है उसमें खाना है, ठीक है, तो स्टमक क्या करता है खाने को, यानी कि स्टमक क्या करता है खाने को पीसेगा, ठीक है, ग्राइंड करेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो लिक्विड, ये एक गाढ़ा सा लिक्विड होगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो दवाई होगी वो अगर हल्का सा भी इसको रस्सा दिख रहा होगा, तो वो उसके रस्से के थ्रू कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन में के टाइम में बिल्कुल हल्का सा फ़र्क होता है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है इसका, जहाँ भी जगह मिलेगी इसको ये आराम से चली जाएगी इंटेस्टाइन में, एंड देन हमारे पास चली जाएगी खून में, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ सीटाग्लिप्टिन इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। अब ये दवाई जो थी हमारे पास हुआ क्या है, हमारे पास इंटेस्टाइन से जब लीवर के पास गई, ठीक है, तो लीवर क्या करेगा, लीवर के पास जब गई, लीवर क्या करेगा, लीवर के पास एंजाइम होते हैं, ठीक है, CYP40 एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करते हैं दवाइयों को तोड़ते हैं, ठीक है। अब इस दवाई का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बल्कि होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और हमारे पास ये दवाई वाटर सॉल्युबल थी, हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब ये बहुत सारे इसकी दवाई के मॉलिक्यूल्स इस लीवर के पास से गुजरेंगे, फ़ौरन से, ठीक है, इस लीवर को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि क्या कर सके, इन पे काम कर सके, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो एंजाइम को फिट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत जो बेसिकली दवाई के मॉलिक्यूल्स हैं इसके हाथ आ जाएंगे एंजाइम के, ठीक है, तो वो उनको क्या करेगा, उनको मेटाबोलाइज कर देगा, यानी कि 16% क्या कर सकता है, 16% तकरीबन मेटाबोलाइज, यानी कि तोड़फोड़ कर देता है दवाई की, ठीक है। बाकी दवाई सही सलामत कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे पास फ़ौरन से हमारे पास खून में पहुँच जाएगी, ठीक है, यानी कि हमारे पास बाकी मेटाबोलाइज नहीं होगी, अनमेटाबोलाइज्ड होगी, ठीक है। इसीलिए इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी हाई है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, बल्कि स्ट्रक्चर है, एंजाइम को फिट होने में टाइम लगता है, और ये फ़ौरन से गुजरता है लीवर के पास है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये कहाँ से निकलेगा, हमारी किडनी के ज़रिए से निकलेगा, यानी कि यूरिन के ज़रिए से निकलेगा। तो अगर किसी पर्सन की किडनी वीक है, देखें तो उसकी 80% ज़्यादा, यानी कि 16% से मेटाबोलाइज होगी, 80% 85% अभी भी सही सलामत ड्रग मौजूद है, ठीक है। तो 85% जो हमारे पास ड्रग का निकलना है कहाँ से डिपेंड कर रहा है, किडनी से। तो अगर किसी की किडनी वीक है तो मसला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो CYP40 एंजाइम्स हैं, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखें ये ड्रग फ़ौरन से गुजरा, तो यानी कि इस एंजाइम का जो हम बोल सकते हैं दारोमदार इस दवाई पर इतना नहीं है, ठीक है। तो हम वो दवाइयाँ बिल्कुल ले सकते हैं आराम से, क्योंकि दवाइयाँ इंटरेक्ट नहीं करेंगी, वो दवाइयाँ जो इस एंजाइम पर काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत हल्का सा हिस्सा क्या करिए, मेटाबोलाइज करिए ये एंजाइम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेक्साग्लिप्टिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP43A4.5 टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। अब आगे हमारे पास कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर हम बेसिकली सीटाग्लिप्टिन को और सेक्साग्लिप्टिन को देखें तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन हमारे पास वो तो निकल रही है हमारे पास किडनी के जरिए यूरिन से, ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्साग्लिप्टिन को देखें, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से जब हमारे पास गई, लीवर के पास गई, ठीक है, तो लीवर के पास एंजाइम हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ बेसिकली एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम की फैमिली, इसके अंडर बहुत सारे एंजाइम आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब लीवर के पास गई, ठीक है, तो इस ड्रग की सेक्साग्लिप्टिन की बाइंडिंग साइट्स, यानी कि ऐसी बाइंडिंग साइट्स है जहाँ पर ये आराम से क्या कर लेगा, हमारे पास ये एंजाइम पहचान लेंगे इसको, ठीक है। अब इसके अंडर कौन से एंजाइम है जो कि ये काम करेंगे, हमारे पास इसके अंडर एंजाइम है 3A4 और 3A5 और 3A5, क्योंकि मैंने कहा ये एंजाइम की फैमिली है, इसके अंडर बहुत सारे एंजाइम आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कौन से काम करते हैं सेक्साग्लिप्टिन के ऊपर, 3A4 3A5, ठीक है। अब 3A4 3A5 क्या करेंगे, ये एंजाइम इस ड्रग की बाइंडिंग साइट्स को पहचान लेंगे, वहाँ पर लग जाएंगे, जब वहाँ पर लगेंगे तो हमारे पास क्या कर लेंगे, इस ड्रग को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ेंगे यानी कि मेटाबोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे मेटाबोलाइज, लेकिन तोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, तोड़ने से बेकार हो जाएगी, हमारे पास कुछ ड्रग बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं टूटने के बाद क्या बन गई हमारे पास, वो बन गई इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। जो ड्रग को तोड़ा गया, एंजाइम ने तोड़ा, जो नई शक्ल बनी उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट, ठीक है।
जो ख़राब थी अब वो निकल जाएगी बॉडी से, उसको बोलते हैं इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन इस ड्रग की खास बात क्या है, जब लीवर के एंजाइम ने इसको तोड़ा तो जो नई शक्ल बनी, टूटी हुई नई शक्ल बनी, वो मेटाबोलाइट तो कहलाएगी लेकिन एक्टिव मेटाबोलाइट कहलाएगी, यानी कि वो भी वही काम करेगी जो कि सेक्साग्लिप्टिन बॉडी में कर रही है, ठीक है। तो इसके मेटाबोलाइट कैसे होते हैं, एक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, ठीक है। तो हमारे पास भले ही ये ड्रग जो है बॉडी से खत्म हो जाए, लेकिन जिसके एक्टिव मेटाबोलाइट है वो काफ़ी देर तक बॉडी में रहेंगे, यानी कि इसका निकलने के दौरान ये क्या हो जाएगा, बॉडी से थोड़ा लंबे टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास कुछ दवाई कोई दवाई क्या करिए, इन एंजाइम को छेड़ रही है, ठीक है। एंजाइम को छेड़िए, स्पेसिफिकली इनको छेड़िए, या फिर हम बोल सकते हैं 3A4 3A5 को छेड़िए, इनकी इनको बंद करिए, इनको छेड़िए, ठीक है। तो हमारे पास इसके एक्टिव मेटाबोलाइट बनने की जो रफ्तार है वो भी हमारे पास ऊपर हो जाएगी, यानी कि इस दवाई की हम बोल सकते हैं खून में ज़्यादा होना और खून में कम होना, यानी कि एक फ्लक्चुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो एहतियात करनी पड़ती है। आगे लिखा है द प्राइमरी रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर सेक्साग्लिप्टिन एंड द मेटाबोलाइट इज रीनल। अब इस सेक्साग्लिप्टिन जो हमारे पास है, ठीक है, ये मॉडरेटली वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये सीटाग्लिप्टिन की तरह नहीं है कि बिल्कुल वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल तो है लेकिन इस हद तक नहीं है, यानी कि थोड़ी सी लिपिड सॉल्युबल, थोड़ी सी वाटर सॉल्युबल, एक दरमियानी लेवल पर, ठीक है। तो इसका बेसिकली हमारे पास होता क्या है, फ़ायदा हम बोल सकते हैं, फ़ायदा भी नुकसान भी, क्योंकि ये भी किडनी के जरिए निकलेगी, ठीक है। देखिए हमारे पास जब लीवर के पास गुजरती है तो लीवर क्या करता है, हमारे पास इसके कुछ हिस्से को क्या करता है, बिल्कुल, यानी कि जैसे बताया था ना मैं कि मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है। कुछ इनएक्टिव होते हैं और कुछ एक्टिव होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ को क्या कर देगा, कुछ दवाई के हिस्से को इतना तोड़ देगा कि वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, वो काम करने के काबिल नहीं होंगे। और कुछ को क्या करेगा, यानी कि उनको एक्टिव मेटाबोलाइट रहने देगा, यानी कि वो जो बनी गई नई चीज़ वो भी काम करने के काबिल हो गई, उसको हम बोलेंगे एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। तो हमारे पास कुछ को तो क्या करेगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है। अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे हैं, तो छोटे भी हैं, वाटर सॉल्युबल है, तो वो कहाँ से निकलेंगे, किडनी के जरिए निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बड़े हैं, ठीक है, बड़े रहेगा थोड़े से, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, इसको हमारे पास बाइल में डाल देगा, ठीक है। और बाइल के थ्रू फिर इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू फीसेस से निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास जब घूमते घुमाते ड्रग इसके पास आएगी तो वही बात की, अगर हमारे पास ड्रग का हिस्सा जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, इसको बाइल में डाल देगा, बाइल के थ्रू किडनी, बाइल के थ्रू सॉरी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फीसेस, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होगा हमारे पास स्मॉल होगा और वाटर सॉल्युबल होगा, वो आराम से किडनी के थ्रू निकल जाएगा। तो तकरीबन इसकी 75% जो हिस्सा है वो किडनी पर डिपेंड करे, यानी कि किडनी से निकल रहा है, ठीक है। बस बहुत ही कम 20 से 25% हिस्सा जो होता है वो डिपेंड करता है लीवर पर, यानी कि लीवर उसको बाइल में रख लेगा और फिर बाइल इंटेस्टाइन एंड देन फीसेस से निकलेगा। लेकिन एक दवाई हमारे पास है लीनाग्लिप्टिन। लीनाग्लिप्टिन की खास बात क्या होती है, बिल्कुल उलट होती है इसकी, ठीक है। यानी कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे पास लीवर के पास से निकलता है, ठीक है, यानी कि लीवर पर डिपेंड करता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी वीक है तो उनके लिए लीनाग्लिप्टिन क्या है, एक बहुत ही हम बोल सकते हैं अनमोल तोहफा है कि उनकी जो एक्सक्रीशन किस पर डिपेंड करेगी, लीवर पर, ठीक है। किडनी को वो टच नहीं करती, बहुत ही कम टच करती है, यानी कि बहुत ही कम एक्सक्रीशन जो कि वो किडनी के थ्रू हुई। Dosage adjustment for both DPP4 inhibitors are recommended for patients with renal dysfunction. अब इसके बाद लिखा हुआ है कि वो मरीज़ जिनकी किडनी वीक है, यानी कि रीनल डिस्फंक्शन, उनके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, लीनाग्लिप्टिन। लीनाग्लिप्टिन की बिल्कुल भी हमारे पास बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन बहुत ही कम ना होने के बराबर डिपेंड करिए किडनी पर, यानी कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से निकलता है, लीवर से, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, लीनाग्लिप्टिन, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि उनमें ये सीटाग्लिप्टिन या सेक्साग्लिप्टिन को दे सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी डोज कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल पेशेंट जो यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन किडनी पेशेंट्स में, यानी कि इनकी किडनी 50% काम करिए, फॉर एग्जाम्पल किडनी काम करिए 50% काम करिए, तो इसकी डोज को क्या कर देंगे, 50% कम कर देंगे, यानी कि 100 एक नॉर्मल पेशेंट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 मिलीग्राम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल सेक्साग्लिप्टिन को भी इसी तरह के इसकी किडनी काम करिए फॉर एग्जाम्पल 75%, ठीक है, तो इसकी डोज 75% कम कर देंगे, यानी कि डोज को कम कर देंगे, ठीक है। डोज को बहुत ही कम कर देंगे ताकि बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं लीनाग्लिप्टिन देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सीटाग्लिप्टिन जो हमारे पास ये फर्स्ट दवाई थी जो कि बहुत ही सस्ती होती है, अवेलेबल होती है हर जगह, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लीनाग्लिप्टिन थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। तो इसलिए सीटाग्लिप्टिन को भी यूज़ कर सकते हैं, लीनाग्लिप्टिन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि अब इस दवाई के क्या क्या बुरे असरात हैं। लिखा हुआ है इन जनरल DPP4 इनहिबिटर्स आर वेल टॉलरेटेड विद द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट बीइंग नेज़ोफेरेंजाइटिस एंड हेडेक। पहले हम देखेंगे इस लफ्ज़ का मतलब, नेज़ोफेरेंजाइटिस का मतलब क्या है। नेज़ो मतलब नाक का रास्ता, ठीक है। नेज़ल पैसेज, नेज़ो का मतलब क्या है, नेज़ल पैसेज यानी कि नाक का रास्ता, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फेरेंजाइटिस, पहले फेरेंक्स का मतलब क्या होता है, फेरेंक्स का मतलब होता है थ्रॉट यानी कि गला, ठीक है। अब ITIS, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी कि सूजिश, सूजन होना, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे लफ्ज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या हो गया कि नाक के रास्ते में क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसकी वजह से नाक बह रही होती है, नाक बंद महसूस होती है और गले में खारिश होती है, ठीक है। इसको आमतौर से हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला जो ज़ुकाम होता है, तो हम इसको ये कहते हैं, ठीक है, नेसोफेरेंजाइटिस कहते हैं।
अब एक और बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर जो हमारे पास है एंजाइम है, ठीक है। और हम जानते हैं एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो बेसिकली इस एंजाइम की हम बोल सकते हैं ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि अगर ये GLP-1 को तोड़ रहा है, हम इसको क्या करें, DPP-4 कह रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास इम्यून सिस्टम में ये होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम में ये जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, बी सेल, टी सेल, ठीक है, हमारे पास उनके सरफेस पर होता है ये, ठीक है। बिल्कुल सेम ये चीज़ें होता है, लेकिन इसका नाम वहाँ पर अलग है। इसका नाम वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नाम होता है इसका CD26। CD26 यानी कि एक ही शख्स के दो नाम है, ठीक है। जब वो शुगर कंट्रोल करने में आ रहे हैं तो क्या हम बोल रहे हैं, DPP-4 कह रहे हैं। और हमारे पास जब ये इम्यून सिस्टम में, तुम क्या कह रहे हैं, CD26 कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब ये CD26 जो है हमारे पास इम्यून सेल्स की सरफेस पर होता है। सारे इम्यून सेल्स जो है उनके सरफेस पर होता है। अच्छा, अब इस तरीके से एक और जगह कहाँ होता है हमारे पास, जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स मतलब हमारे पास हमारे नाक के अंदर की लाइनिंग के सेल्स हो गए, फेफड़े फेफड़े यानी कि लंग्स के लाइनिंग के सेल्स हो गए, उनमें भी होता है CD26, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग हो गई, वहाँ पर भी होता है। यानी कि एंडोथेलियल लाइनिंग यानी कि जो खून की नालियाँ हैं, ठीक है, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है वहाँ पर भी ये एंजाइम पाया जाता है। इम्यून सेल्स के ऊपर इन एंजाइम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, मेरे पास है बी सेल, ठीक है, या फिर ये है टी सेल, ठीक है। ये बी सेल है, बीटा सेल, ये टी सेल है, जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, ठीक है। इनकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, हमारे पास ये प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि एंजाइम है, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास, हम बोल रहे हैं CD26 है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, DPP-4 इनहिबिटर्स है, ठीक है। तो वही एंजाइम है सेम, लेकिन यहाँ पर अब सिस्टम दूसरा है तो इसका नाम भी चेंज है, CD26, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होता है क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कोई वायरस या कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन चीज़ जो कि हार्मफुल चीज़ ही बॉडी में दाखिल हुई तो क्या करेंगे, तो ये हमारे पास CD26 क्या करेंगे, हमारे पास जो सेल के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, उस सेल को सिग्नल देंगे कि क्या भाई कोई दुश्मन आ गया है, क्या करो, एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। यानी कि इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये टी सेल था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास CD26 ये इस टी सेल को एक्टिवेट करेगा। जैसे कोई वायरस या फिर कोई फॉरेन चीज़ आई जो कि हार्मफुल थी तो इसको एक्टिवेट करेगा। अब क्योंकि हम ग्लिप्टिन दवाई देने से क्या करें, इस एंजाइम को ब्लॉक करें, तो इसी एंजाइम का सेकंड नेम क्या है, CD26। तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिस्टर्ब होगा, ये भी ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ये जब ब्लॉक होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम में सेल है ना, तो इम्यून सिस्टम में ये एंजाइम है, तो इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे पास हमारे जो नाक के सुराख हैं, ठीक है, और हमारे पास हमारे जो एयर के और सुराख हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो हवा के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से खतरा होता है कि कोई वायरस या कोई भी फॉरेन चीज़ जो कि हार्मफुल चीज़ों की बॉडी में एंटर हो सकती है, ठीक है। अब जो चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारे पास कमज़ोर है, ठीक है, हमने बात की हमारे पास इन लाइनिंग में क्या होते हैं, ये सेल, ये एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारी लाइनिंग हो गई नाक के अंदर की लाइनिंग, तो इनमें ये एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही कोई वायरस या कोई भी हार्मफुल चीज़ जो कि हमारे पास नाक के थ्रू अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी, हमारे पास नेज़ोफेरेंजाइटिस कॉज करेगी, ठीक है। क्योंकि उसको CD26 है ही नहीं, वो ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। जब वो काम नहीं कर पाएगा वो सिग्नल नहीं दे पाएगा, ठीक है। जब सिग्नल नहीं दे पाएगा तो हमारे पास इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, नेज़ोफेरेंजाइटिस। अब इसी बात को थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास ये नाक है, ठीक है, नो से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और नाक के अंदर की लाइनिंग यानी जिसको हम कह रहे हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फॉरेन चीज़, फॉर एग्जाम्पल वायरस आया, ठीक है, और वायरस हमारे पास जब यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसने एंडोथेलियल लाइनिंग को क्या करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास CD26 ब्लॉक है, सोए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जब लाइनिंग को अटैक करेगा यानी कि इनके सेल्स को अटैक करेगा, तो ये सेल्स क्या होंगे, अब ये इन पे अटैक किया जा रहा है तो ये सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे, पेन सिग्नल रिलीज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है। यानी कि हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन हमारे पास और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज़ करेंगे क्योंकि इन पर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज़ करेंगे। अब ये हमारे पास केमिकल्स क्या करेंगे, ये केमिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। हमारे पास जो खून की बारीक नालियाँ होती हैं नाक में, उनको क्या करेंगे, उनको बेसिकली ऑर्डर देंगे कि वो बारीक नालियाँ क्या हो जाएँ, फैल जाएँ, यानी कि डायलेट हो जाए। यानी कि क्या हो जाएगी, नाक में जो खून की बारीक नालियाँ थी वो क्या हो जाएंगी, वैज़ो डायलेशन, फैल जाएंगी, वो नालियाँ फैल जाएंगी। अब नालियाँ जब फैल गई यानी कि खून का फ्लो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। पहले फॉर एग्जांपल इतना पतला सा यानी कि कम खून आ रहा था क्योंकि पतली नाली थी, अब क्योंकि जगह ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, खून का फ्लो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि ज़्यादा खून आएगा, तो इसीलिए ये एरिया क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि रेडनेस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़, हमारे पास जब नालियाँ फैल गई हैं तो बेसिकली हमारे पास नालियाँ स्ट्रेच हुई हैं ना, फैल गई हैं, तो हमारे पास जो नालियाँ थी उनके अंदर के जो हम जानते हैं स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, तो वो गैप्स भी क्या हो गए, हमारे पास बढ़ गए हैं, ठीक है। वो गैप पहले बहुत स्मॉल थे, अब वो गैप क्या हो गए, थोड़ा बड़े हो गए।
नालियों में गैप, नालियों में सुराख बढ़ गए, तो इसी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो नालियों में खून था, ठीक है, ब्लड था, ठीक है, तो उसमें से जो प्लाज्मा होता है, हम जानते हैं ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एक होता है सेल्स, एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा लिक्विड डिस्चार्ज, वो लिक्विड डिस्चार्ज होगा इन सुराखों से निकल कर कहाँ जाना शुरू करेगा, हमारे पास जो खाली जगह होगी वहाँ पर जाना शुरू करेगा, यानी कि नोज़ में ही जो खाली जगह है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रनी नोज़, यानी कि बहता हुआ पानी जो नाक से निकलता है, ठीक है, तो वही यही चीज़ होती है। बेसिकली ये बॉडी की अपनी कोशिश होती है कि जो फॉरेन चीज़ बॉडी में इंटर हुई थी उसको इस पानी के जरिए क्या कर दे, बाहर निकाल दे। अब क्योंकि हमारे पास खून की नालियाँ क्या हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पहले नाली जो थी इतनी पतली थी, ठीक है, अब ये नाली यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई है, ठीक है, यानी कि जगह क्या रह गई, कम रह गई। अब जगह क्या रह गई, कम, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, रुकावट है, ठीक है, नालियाँ फैल चुकी हैं, ऊपर से प्लाज्मा हमारे पास नालियों में से क्या निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास नाक बंद नाक लगता है बंद है, ठीक है, तो यही वजह होती है कि जगह कम होती है और ऊपर से ये लिक्विड है वो रिलीज़ हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारे पास रनी नोस होता है तो वो जो लिक्विड होता है वो सिर्फ पानी की तरह नहीं होता बल्कि थोड़ा चिपचिपा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नाक के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, GOBLET सेल्स, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, हमारे पास ये म्यूकस बनाते हैं, यानी कि बलगम बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, यानी कि हमारे पास कोई बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, ठीक है, तो हमारे पास ये ओवर डाइव हो जाते हैं। ओवर डाइव यानी कि क्या करेंगे, अब बहुत गाढ़ा क्या बनाएंगे, म्यूकस बनाएंगे, बहुत गाढ़ा बलगम बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी भी कोशिश होती है कि क्या करें, जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया था इसको यहाँ पर अपने इस गाढ़े से लिक्विड के अंदर क्या कर ले, ट्रैप कर ले, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बनाएगा, ये गाढ़ा लिक्विड बनाएगा, ऊपर से हमारे पास क्या हो रहा है, प्लाज्मा लीक हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड का मिक्सर यानी कि प्लाज्मा जिसको हम कह रहे हैं वो पानी है पतला सा, बेसिकली प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड का मिक्सर प्लस हमारे पास ये जो गाढ़ा सा लिक्विड जो कि इसने बनाया गॉबलेट सेल ने, म्यूकस यानी कि बलगम, ठीक है, इन दोनों का मिक्सर हमारे पास क्या करता है, हमारे नाक ऐसा लगता है भारी भारी फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अब लास्ट बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नेज़ोफेरिंजाइटिस के केस में क्या होता है, हमारे पास थ्रॉट में यानी कि गले में खारिश होती है। ऐसा क्यों होता है, इचिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो इचिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल होती है, एक केमिकल, दोनों तरह की इचिंग हो रही होती है इसमें, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। मैकेनिकल किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास नाक में जो बाहर का रास्ता है वो बंद है, ठीक है, क्योंकि कंजेशन हुई हुई है हमारे पास, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, हमारे पास नालियाँ जो हो चुकी हैं फैल चुकी हैं, और ऊपर से हमारे पास बलगम वगैरह वो भी नाक में है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, बाहर का रास्ता बंद है जबकि पीछे का रास्ता हमारे पास जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। क्या कहते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि हमारे पास जो पीछे के अब हमारे पास गले का जो रास्ता है तो वहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, ये जो बलगम था और ये हमारे पास फ्लूइड जो था, ठीक है, हमारे पास और जो केमिकल वगैरह रिलीज होते सारे बेसिकली मिक्सर हमारे पास कहाँ जाना शुरू करेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये मिक्सर जो है हमारे पास पूरा पीछे की जब लाइनिंग को बहुत ही नरम लाइनिंग है उसको लग रहा है थ्रॉट की नरम लाइनिंग को, तो क्या होती है हमारे पास इरिटेशन होती है, ठीक है, खारिश वगैरह महसूस होती है, ठीक है। केमिकल हम क्यों कह रहे हैं, मैकेनिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हल्का हल्का टच कर रहे हैं तो मैं इचिंग हो रही है, ठीक है। केमिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं, ब्रेडिकाइन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। ये केमिकल भी इसी मिक्सर में ये भी टच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इरिटेशन, इचिंग वगैरह खारिश महसूस होती है, ठीक है।